अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस देख के आएंगे, और एक और वीडियो का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जो कि सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो सी का प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी कोडिंग से रिलेटेड होता है वो सब वहाँ पर मैंने कोड लिख के आपको बताया कि सी का आपको कोड कैसे लिखना है, इंडस्ट्री में क्या फॉलो होता है एंड ऑल दैट। प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा पॉइंटर्स का टॉपिक और इसके अलावा प्री प्रोसेस और डायरेक्टिव्स वगैरह का टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। अब हमारा एक ब्रांड न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इन दिस यूनिट डिस्कस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट मेमोरी रिसोर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ये शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस यूनिट से मुराद ये है कि बेसिकली अभी आने वाला 2-4 वीडियो और भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर होने वाला है। तो उस पूरे के ऊपर हम लोग ये पढ़ेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए होता है, इस एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट को और रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करता है जब प्रोग्राम चल रहा हो। आपको पता है मेमोरी एफिशिएंसी के लिए सी पहले नंबर पे आता है, स्पीड के लिए सी पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अनलाइक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? अब तक हमने जो मेमोरी एलोकेशन यानी अब तक जो हम सी में कोड लिखते आए हैं या जो समझते आए हैं, अगर आप प्रैक्टिकल सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी लिखा होगा, वो सब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था। तो अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है वो समझिए। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, विच ऑकर्स एट कंपाइल टाइम, यानी कंपाइल टाइम में आपका पूरा का पूरा कोड जब कंपाइल होता है तो मेमोरी में उसी वक्त एलोकेट हो जाता है। यानी मेमोरी एलोकेशन होता है ना, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि आप जो सोर्स कोड में लिख रहे हैं, आपने एक वेरिएबल बनाया तो वो मेमोरी में कहीं तो स्टोर होगा ना, तो वो एलोकेट तो होगा। तो नॉर्मल जब हम लोग कोड लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो कंपाइल टाइम में एलोकेट होता है। मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम में होता है जिसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अलाउज फॉर द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल इन मेमोरी यूसेज। यानी जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हैं ना उसको बोलते हैं रन टाइम, कंपाइल करने को कंपाइल टाइम कहते हैं। तो स्टैटिक में अब तक जो हम लोग कोड बनाते हैं, जब हम लोग कंपाइल करते थे तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था, वो कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट करता था। जबकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम में वो एलोकेट नहीं करेगा, एग्जैक्टली जब आप रन कर रहे हैं ना रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन करेगा। तो इससे आप फ्लेक्सिबल मेमोरी यूसेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो कैसे कर सकते हैं आगे आपको समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। मच ऑफ द पावरफुल पॉइंटर्स स्टीम फ्रॉम देयर एबिलिटी टू ट्रैक डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। द मैनेजमेंट ऑफ दिस मेमोरी थ्रू पॉइंटर्स फ्रॉम द बेसिस फॉर मेनी ऑपरेशन इंक्लूडिंग दोस यूज्ड इन मैनिपुलेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अब हमने जो एक्चुअली पॉइंटर्स पढ़ा था ना, इतना ज्यादा पॉइंटर्स पढ़ा था, पॉइंटर्स के साथ हमने एरे को पढ़ा था, फंक्शन वगैरह को, तो एक्चुअली में पॉइंटर्स इसी दिन के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, क्योंकि एक्चुअली में पॉइंटर्स के अलावा आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ पॉइंटर्स के थ्रू ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पॉइंटर्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब समझ लीजिए, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में 3 कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, यानी 3 अलग अलग टॉपिक ऐड होता है, यानी 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है जो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला रन टाइम सिस्टम क्या होता है, स्टैक और हीप मेमोरी क्या होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत गौर से सुनना। रन टाइम इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज रन हो रहा हो, जैसे कि सी एग्जीक्यूट्स विद इन रन टाइम इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है सी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रन होता है ना, ऐसा तो नहीं आप कहीं भी सी को रन कर दे, ठीक है। दिस इज टिपिकली द इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो इन्वायरमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको, यानी सी का रन टाइम इन्वायरमेंट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, तो सी का रन टाइम इन्वायरमेंट आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टैक एंड हीप, यानी ये 2 मेमोरी होता है। स्टैक और हीप मेमोरी क्या होता है, द रन टाइम सिस्टम सपोर्ट द स्टैक एंड हीप अलोंग विद अदर प्रोग्रामिंग बिहेवियर। यानी रन टाइम सिस्टम स्टैक मेमोरी को भी और हीप मेमोरी को भी दोनों को सपोर्ट करता है अलोंग विद अदर बिहेवियर्स। और मेमोरी जो होता है ना, हमारे पास जो रैम है उसमें बहुत सारे लोग, मतलब आप बोल सकते हैं रैम को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कुछ पार्ट स्टैक में जाएगा, कुछ पार्ट हीप में जाएगा, कुछ पार्ट अलग काम में जाएगा, ठीक है। ओएस भी बहुत सारा में इस्तेमाल करता है, बहुत सारा चीज, ठीक है। इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू ऑल प्रोग्राम, समथिंग मैनेज्ड इम्प्लिसिटली बाय रनिंग सिस्टम। अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, हर प्रोग्राम जब भी आप चलाते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट होता ही होता है। हमने COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वाले टॉपिक में मेमोरीज के ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट का लिंक, यानी इसी चैनल आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पूरा कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वो भी हमारा पैरेलली चल रहा है बाय द वे। आप वहां जाके देखेंगे तो आपको मेमोरी से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज हो जाएगा कि कंप्यूटर में जब कुछ भी होता है तो मेमोरी सब कुछ हैंडल करता है। अब यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे आपको मैनेज नहीं करना पड़ता मेमोरी, वो इम्प्लिसिटली रन बाय रन टाइम सिस्टम। यानी फॉर एग्जांपल आपने ब्राउजर ऑन किया तो आपको नहीं पता मेमोरी में क्या हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये रन टाइम को खुद से संभाल लेता है कि किस तरीके से मेमोरी आपका ब्राउजर लोड होगा, किस तरीके से आप वीडियो प्लेयर जब चलाते हैं तो वीडियो प्ले होगा, वो सब वो संभाल लेता है। लेकिन जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है ना, तो जाहिर सी बात है वो प्रोग्राम भी तो कंप्यूटर में रन होगा ना, तो कंप्यूटर में वो प्रोग्राम जब यूजर इस्तेमाल करेगा तो उसको कुछ नहीं पता। जैसे अभी मैं क्रोम ब्राउजर खोल लूंगा, अगर जैसे मेरा क्रोम ब्राउजर खोला हुआ है, जब आप क्रोम ब्राउजर खोलते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ तो प्रोसेस होता है ना, लेकिन आपको नहीं पता क्या होता है, आप बस इस्तेमाल कर रही हो और कंज्यूमर, आपको नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जिसने क्रोम
क्रोम बनाया है उसने तो मेमोरी मैनेजमेंट किया होगा ना, तभी तो हमें नहीं पता चल रहा है क्रोम इतना अच्छे से कैसे करके खोल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जब आप यूजर है आपको नहीं पता क्रोम कैसे खोल रहा है, लेकिन जो प्रोग्राम आप लिखेंगे सी में वो तो आपको पता होगा ना, तो इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट होता है, लेकिन यूजर को नहीं पता होता, तो वो इम्प्लिसिट मैनेजमेंट हो जाता है रन टाइम के द्वारा। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ एलोकेटेड मेमोरी टू accumulate the largest possible size for the data structure, only the actual amount required need to be allocated। यानी मेमोरी एलोकेशन में आप सिर्फ उतना ही स्पेस को इस्तेमाल करते हैं जितना स्पेस आपके लिए मैंडेटरी है, एक्स्ट्रा स्पेस इस्तेमाल नहीं करते, वेस्टिंग नहीं करते आसान शब्दों में। ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक का मतलब ये होता है कि मतलब जो हमेशा नहीं रहेगा, बदल सकता है। डायनामिक का मतलब यानी बदल सकता है भी बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बट इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करने को डायनामिक एलोकेशन आप समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह जो डायनामिक का वर्ड है वो थोड़ा रिलेटिव सब्जेक्टिव है, थोड़ा डिफरेंट काम करता है। बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अभी हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हैं ना, इसका क्लियर लिखा हुआ यहाँ पर एग्जांपल है जो हमने यहाँ पर बताया था। किधर चला गया, यहाँ आ गया। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ टू एलोकेट एंड डीएलोकेट ऑफ मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, ये आप समझिए। रन टाइम वाला जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस वक्त आप मेमोरी में कुछ सेट कर सकते हैं या मेमोरी से कुछ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, और अब एग्जाम में पूछेगा तो एग्जैक्ट यही लिखिएगा, इंटरव्यू में पूछेगा तो भी यही बताइएगा। द क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डायनामिक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड डायनामिक एलोकेशन, द एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन मोर मेमोरी स्पेस एट एग्जीक्यूशन टाइम टू होल्ड न्यू वैल्यूज एंड टू रिलीज स्पेस नो लॉन्गर नीडेड। क्या मतलब इसका? क्रिएटिंग एंड, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 2-3 लाइन है ना, ये पूरा का पूरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का काम को, वर्किंग को दर्शाता है, प्रेजेंट करता है। द क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डायनामिक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, और अगर वो डायनामिक स्ट्रक्चर है यानी वो बदल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने पाई का वैल्यू लिख दिया अपने प्रोग्राम में, वो नहीं बदलेगा, पाई का वैल्यू नहीं बदलता, लेकिन आपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा वेरिएबल लिखा जो बदल जाता है, यानी उसका वैल्यू बदलेगा, या उसका वैल्यू आपको एक पॉइंट पे चाहिए, बाद में नहीं चाहिए उसका वैल्यू, तो इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक चेंज हो रहा है ना, यानी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो जब प्रोग्राम रन हुआ उस वक्त वो वेरिएबल काम किया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं हुआ, तो मतलब वो बदल गया, उसका काम खत्म हो गया। तो अगर क्रिएटिंग और मेंटेनिंग डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं, उसके लिए यानी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, यहाँ तो मेंटेन हुआ ही नहीं, मैंने क्रिएट भी किया और उसके बाद जब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बट अभी भी वो पड़ा हुआ है मेमोरी में, जगह तो ले रहा है, तो मेंटेन नहीं हो पाया। लेकिन मेंटेन करने के लिए ऐसा किस्म का चीज को रिक्वायर्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब पाई का वैल्यू मुझे मेंटेन भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पाई का वैल्यू पता बदलेगा ही नहीं, लेकिन एक वेरिएबल का वैल्यू अगर बदलेगा, मुझे मालूम है बदलेगा, और मैं उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, तो भाई उसका तो काम कुछ नहीं है, लेकिन वो मेमोरी में जगह तो ले रहा है, तो मेंटेन करना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए मैं डायनामिक स्ट्रक्चर, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कि डेटा को डायनामिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब तो इसके लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जानना जरूरी होता है, जो कि एबिलिटी आपको देता है फॉर अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन मोर मेमोरी स्पेस। इससे आपको एक फीचर मिलता है, या आप एक बोल सकते हैं एक पावर मिलता है आपको, जिससे आप मेमोरी को ऑब्टेन यानी अच्छा से मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा स्पेस आप कंप्यूटर को दे सकते हैं एट एग्जीक्यूशन टाइम टू होल्ड न्यू वैल्यू एंड टू रिलीज स्पेस नो लॉन्गर नीडेड। और जो स्पेस का जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया वेरिएबल की जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले हम लोगों ने यूनियन पढ़ा था, लगभग आपको यूनियन में भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा वो भी मेमोरी बचाता है बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, क्या करता है यूनियन? क्या करता है यूनियन वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए जरूर जाके। यूनियन क्या करता है कि एक स्पेस यानी मेमोरी में मान लीजिए 1000 नंबर स्पेस है, अब वो उसी में 4 अलग अलग डेटा टाइप को रखेगा, लेकिन एक वक्त में एक डेटा टाइप इस्तेमाल होगा। जबकि स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग मेमोरी में 4 जगह आपका स्पेस लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्पेस बचा रहा है यूनियन। ऑफ कोर्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो स्पेस बचा रहा है, रिसोर्स बचा रहा है। वैसे ही डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है? वो भी रिसोर्स बचाता है। तो सी को इस्तेमाल करने का मेजर पर्पस हमने स्टार्टिंग में कहा था, दो है, स्पीड एंड मेमोरी मैनेजमेंट। While doing programming, if you are aware about size of an array, then it is easier and you can define it as an array। यानी जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको पता हो एरे का साइज क्या है, बहुत टाइम ऐसा होता है एरे का साइज नहीं पता होता, और बहुत टाइम ऐसा एरे का साइज पता है आपको, तो फिर ये आसान है कि आप उसको एरे में डिफाइन करें। कैसे करके? फॉर एग्जांपल टू स्टोर अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का नाम अगर आपको करना है, तो जाहिर सी बात है एक इंसान का नाम 100, हालांकि 100 तो बहुत ज्यादा ही हो गया, बट चलिए क्योंकि बहुत से इंसान का फर्स्ट नेम सेकंड नेम सरनेम मिला के 50-60 तक चला ही जाता है, मतलब बहुत रेयर है, बट हमारा तो 15 तक जाएगा मेरे ख्याल से, मोस्टली के 10-15 ही जाता है। बट चल लेट्स से एक ऐसे वर्ड ले लेते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में किसी भी इंसान का 100 वर्ड से ऊपर जो है वो, यानी 100 कैरेक्टर से ऊपर जो है वो नाम का ये होगा, लेंथ होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरे में हमें पता है नेम होगा तो भाई इतना ही बड़ा होगा। अब किसी का एज होगा तो जाहिर सी बात है ट्रिपल नंबर में तो जाएंगे नहीं ना। अब 101 तो किसी का एज नहीं होता ना, के बराबर ही है, बहुत रेयर है। हम लोग 2 डिजिट ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि आपको अगर पता हो। बट नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू हैव नो आइडिया अबाउट द लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट एंड यू नीड टू स्टोर, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टोर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट अ टॉपिक। हियर वी नीड टू डिफाइन अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर विदाउट डिफाइनिंग हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड एंड लेटर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन एलोकेट द मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए बताया गया, एक ऐसा सिचुएशन है कि आपको लेंथ ही नहीं पता, जो भी डेटा आ रहा है उसका लेंथ नहीं पता, और आपको बोला गया है कि उसको स्टोर करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मान लीजिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन हो गया, किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, या किसी का मान लीजिए बायोग्राफी हो गया, या कुछ भी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया, या एक टॉपिक हो गया किसी चीज के बारे
बारे में, उसको स्टोर करना है, लेकिन आपको लेंथ नहीं पता कि वो टॉपिक कितना बड़ा है। उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, उस सिनेरियो में आप एक पॉइंटर डिफाइन करते हैं जो कि कैरेक्टर को, यानी एक कैरेक्टर को आप एक पॉइंटर अपॉइंट करते हैं, यानी जाहिर सी बात है कैरेक्टर बनाते हैं आप जब एक, तो उसमें एक पॉइंटर डाल देते हैं, यानी पॉइंटर कैरेक्टर बनाते हैं और उसको मेमोरी में डिफाइन नहीं करते और बाद में मेमोरी का उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना एलोकेट कर देते हैं, यानी रन टाइम में। यानी जब रन टाइम होता है तो उसमें जो डेटा का जरूरत है उतना ही डेटा आप रन टाइम में उसको प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले उसके पास कोई डेटा नहीं होता। यानी कैरेक्टर नाम का एग्जांपल ये समझ लीजिए, कैरेक्टर पॉइंटर मैंने बनाया या कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो जगह लेगा, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझाऊंगा आगे तो समझ में आएगा कोड लिख के, मतलब एग्जांपल से। मान लीजिए आपने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया और मान लीजिए वो वेरिएबल अभी जगह नहीं ले रहा, लेकिन रन टाइम जैसे ही होगा वो वेरिएबल जगह लेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कोड में, stdio आपको पता है क्या है, एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये, ठीक है, stdio और स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मेन कैरेक्टर हमने यहाँ पर कैरेक्टर मेन लिया और देखिए डिस्क्रिप्शन को हमने एक पॉइंटर बना दिया, ये क्या है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब आप बोल रहे हो कि भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है इसका भी तो कोई मेमोरी में साइज होगा, बिल्कुल साइज होगा, बिल्कुल साइज होगा। क्या साइज होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है, लेकिन क्या इसका वैल्यू डिफाइंड है, नहीं, वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ मतलब हम सिर्फ ये बताएं कि कैरेक्टर नाम, कैरेक्टर्स यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल की तरफ ये पॉइंट करेगा जो कैरेक्टर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग कॉपी किया, नेम डाला और राघव, यानी नेम के अंदर हमने राघव डाल दिया, तो बेसिकली अभी नेम के अंदर क्या है, राघव है। अब क्या किया, एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। अब हमने क्या किया, डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट किया, कैसे करके, हमने डिस्क्रिप्शन एक वेरिएबल बनाया मैलॉक। मैलॉक क्या है, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए आता है, ठीक है। ये जब प्रैक्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो एफसी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में, उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये कैसे करके कोड लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, सिंटेक्स वगैरह क्या है डिटेल में। उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्या 200 इनटू साइज ऑफ कैरेक्टर, यानी साइज ऑफ कैरेक्टर के साथ इसको अपने इनटू कर दिया। देन इफ डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू नल, अगर डिस्क्रिप्शन नल हो, यानी अगर डिस्क्रिप्शन हो ही ना, तब क्या करना है, स्टैंड stdr ये प्रिंट करना है और बोलना है अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, यानी अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्शन खाली हो तो मेमोरी एलोकेट तो नहीं करना होगा आपको ना, वेस्ट में मेमोरी एलोकेट थोड़ी करेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन हो तो फिर क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला पूरा चीज डाल देंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे नेम को और प्रिंट करेंगे डिस्क्रिप्शन को। अब और आउटपुट क्या आएगा, ये नेम और ये डिस्क्रिप्शन। अब बहुत सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये मेलॉक क्या लिख दिया और फिर ये 200 प्लस और ये इनटू ऑपरेटर कैरेक्टर। देखिए अगेन ये कोडिंग वाला हमारा सीरीज नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल सीरीज है। यहाँ पर आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मेमोरी डी एलोकेशन क्या होता है, कैसे करके डायनामिक मेमोरी एलोकेशन काम करता है इसी में, क्योंकि इस सीरीज का यही गोल है। अगर आपको प्रैक्टिकल वाला करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज का, वहां जाएंगे, वहां एक एक वर्ड हमने प्रैक्टिकल लिख के समझाया है कि ये क्या है, ये सिंटेक्स क्या है, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग। इसके बाद क्या है, इन केस द प्रोग्राम कैन बी रिटन यूजिंग कॉलॉक, ठीक है, यानी CLOC, ओनली थिंग्स यू नीड टू रिप्लेस मैलॉक विद कैलॉग एज फॉलोज, यानी इस तरीके से आप कैलॉग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पर भी आपने वही डाला साइज ऑफ कैरेक्टर, द कंप्लीट कंट्रोल एंड पास एनी साइज वैल्यू व्हाइल एलोकेटिंग मेमोरी, अनलाइक एरे वेयर वंस द साइज इज डिफाइंड देन आफ्टर यू कैन नॉट चेंज। यानी आपको पता है एरे जब हमने पढ़ा था कि एक बार जब आप साइज ऐसे बता देते हैं तो ये साइज को आप चेंज नहीं कर सकते बाद में, जबकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यही चीज को आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एरे डिफाइन करने के बाद भी आप बाद में मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। रीसाइजिंग एंड रिलीजिंग मेमोरी, क्या मतलब इसका, व्हेन योर प्रोग्राम कम्स आउट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलीज ऑल द मेमोरी, यानी जैसे ही आपका प्रोग्राम चल जाता है, पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो जाहिर सी बात है आपके मेमोरी सब कुछ खाली हो जाता है, आपका रैम पूरा फ्री हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिलीज कर देता है पूरा का पूरा मेमोरी एलोकेटेड बाय योर प्रोग्राम। बट एज अ गुड प्रैक्टिस व्हेन यू आर नॉट इन नीड ऑफ मेमोरी एनी मोर देन यू शुड रिलीज दैट मेमोरी बाय कॉलिंग द फंक्शन फ्री। लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि आप फंक्शन कॉल, यानी एक फंक्शन होता है फ्री नाम का, उसको इस्तेमाल करके एक्सप्लिसिटली फ्री बता दे, यानी आमतौर पे तो कर देता है लेकिन रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको कॉल करके फ्री करेंगे ताकि लीकेज, मेमोरी लीक ना हो, ठीक है। अल्टरनेटिवली यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक बाय कॉलिंग द फंक्शन रीलॉक, यानी जो मेमोरी आपने एलोकेट किया है या डी एलोकेट किया उसका साइज भी आप, यानी जो एलोकेट किया है, खास करके डी एलोकेट करेंगे तो मेमोरी रहेगा ही नहीं, अगर एलोकेट किया उसका उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी एक तो है कि रन टाइम में मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, बाद में उसको री एलोकेट भी कर सकते हैं, उसके लिए रीलॉक फंक्शन आता है, ठीक है। रीलॉक और फ्री कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब देखिए फ्री जो मैंने एग्जांपल दिया, अब देखिए यहाँ पर वही है, नेम नाम का वेरिएबल है, डिस्क्रिप्शन एक पॉइंटर बना दिया। देखिए पॉइंटर क्यों बनाया, क्योंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर से ही होता है, इसलिए हमने पॉइंटर में इतना टाइम दिया था, ठीक है। तो नेम तो राघव आ गया, राघव राय। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया हमने, बोला 30 इंटू साइज ऑफ इतना किया और चेक किया, ऑफकोर्स चेक करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके आप छोड़ दीजिए, पता चला डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रोग्राम क्रैश। तो पहले हमने चेक किया कि अगर डिस्क्रिप्शन नल है तो बता दो भाई एरर है, मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, यानी आपको कुछ देना पड़ेगा ना तभी तो मेमोरी एलोकेट होगा। दूसरा, अगर डिस्क्रिप्शन है तो उसको इसमें डाल दो। थर्ड में क्या किया, सपोज यू वांट टू स्टोर अ बिगर डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए आपको बिगर डिस्क्रिप्शन देना है, तब डिस्क्रिप्शन इंटू इतना कर दीजिएगा, ये बेसिकली साइज के लिए होता है कि कैरेक्टर साइज कितना है, 1 बाइट होता है, और इंटू 30 करेंगे तो 1 इंटू 30 कितना होता है, 30 होता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हैं 100 कैरेक्टर एलोकेशन, यानी
यानी साइज बता रहे हैं, आप मेमोरी एलोकेशन का साइज बता रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कितना था, नेम 100 है ना, तो नेम तो फिक्स हो गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ साइज नहीं बताया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी तो आ रही है या स्ट्रिंग है। अब डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको आपने पॉइंटर बना के छोड़ दिया, तो डिस्क्रिप्शन को आपने बताया कि 30 कर दो, 30 और किससे, कैरेक्टर से, यानी 30 कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर का वैल्यू 1 होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पर इंट हो रहा तो भाई बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 4 12 यानी 120 हो जाता है यहाँ पर, जबकि कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट लेता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको कैरेक्टर बढ़ाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, और बढ़ाना है 200 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक होगा कि अगर डिस्क्रिप्शन नल है तो फिर एरर थ्रो करो, और अगर डिस्क्रिप्शन है तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो। उसके बाद नेम प्रिंट करवा दिया, डिस्क्रिप्शन फ्री प्रिंट करवा दिया, एंड देन एंड में, क्योंकि पूरा का पूरा अब देखिए मेमोरी एलोकेशन किस पे हो रहा था, डिस्क्रिप्शन पे हो रहा था, क्योंकि इसी को तो पॉइंटर बनाए थे। एंड में जाकर उसको फ्री कर देना है, फ्री एक फंक्शन मिलता है और डिस्क्रिप्शन को उसमें पास कर देना है, एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये कोड आपको यही समझ में आ गया होगा, बट ठीक है, अगर कुछ चीज नहीं भी समझ में आया टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आप जाएंगे, आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज में एक एक वर्ड समझाऊंगा वहां पर। ठीक है, तो आउटपुट आपको ये और आउटपुट आपको ये मिल जाएगा। दिस एग्जांपल विदाउट रीएलोकेटिंग एक्स्ट्रा मेमोरी एंड स्टार कैट फंक्शन दैट विल गिव एन एरर विदाउट अ लैक ऑफ अवेलेबल मेमोरी इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर आप देखिए, ये रीएलोकेट का एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिया था, लेकिन ये रीएलोकेट का एग्जांपल यहाँ पर है बेसिकली। हाँ, अब देखिए यहाँ पर रीएलोकेट कैसे करके हुआ। मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्शन को पहले मैलॉक से एलोकेट किया 30 के, यानी 30 into 10, सॉरी 30 to 1, 1 क्यों, क्योंकि कैरेक्टर का साइज 1 होता है, तो इसका मतलब 30 बाइट्स है, यानी अभी डिस्क्रिप्शन को डायनामिकली आपने 30 साइज दिया, लेकिन बाद में आपने जाके क्या किया भाई, उसको बोला 100 साइज दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपने री अलॉक किया। ठीक है, अदरवाइज आप इसी डिस्क्रिप्शन को दोबारा से नहीं कर पाएंगे, आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अब आपका प्रोग्राम 30 को इग्नोर करेगा, आपका प्रोग्राम इसको देखेगा। ठीक है, और दूसरा हमने फ्री का एग्जाम्पल भी देख लिया यहाँ पर, और यहाँ से हमने ये एरर का भी देखा। ठीक है, ये हमने एरर का देखा एल्स में, यानी स्ट्रिंग कैट वगैरह, ये तो स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये तो यहाँ से आ रहा है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी से आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मैलॉक क्या होता है, एलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक साइज, यानी एक स्पेसिफिक साइज का मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, जैसे हमने यहाँ पर किया 30। ठीक है, दूसरा रीलॉक क्या होता है, रीसाइज एन ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक, यानी ऐसा मेमोरी ब्लॉक जो ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है उसी को रीलॉक कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ऑलरेडी मैलॉक किया हुआ था, इसको रीलॉक कर दिया हमने। ठीक है, एंड देन फ्री, डी एलोकेट प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी। अब ये जो फ्री किया ना हमने, तो ये वाला जितना भी ये डिस्क्रिप्शन जो था ना, ये भी फ्री हो जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से फ्री कर देता है, बट आपको एक्सप्लिसिटली करना चाहिए, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। क्योंकि ये काफी छोटा था, देखने में छोटा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन काफी सारा डिटेल था। उसका पीछे रीजन ये है कि ये इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन था और ये फाउंडेशन था। आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग जो कोड लिखते हैं वहां पर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जितना भी मेमोरी होल्ड होता है, हमने वेरिएबल बनाया ए, वेरिएबल बनाया बी, उसमें लिखा 10, ये जितना भी है ये सब स्टैक मेमोरी में जाता है। यानी अब तक जो भी चीज हम लोग करते आए हैं वो मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन मेमोरी में स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। और हीप मेमोरी में क्या जाता है, सिर्फ वो मेमोरी, यानी सिर्फ वो चीज जाता है जो डायनामिकली एलोकेट करते हैं आप। यानी जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इस्तेमाल करेंगे, हीप मेमोरी इस्तेमाल होगा, और जब नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, तो स्टैक मेमोरी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, समझ में आया आपको? तो बेसिकली दो किस्म का मेमोरी के साथ आप डील करते हैं। ठीक है, तो स्टैक मेमोरी काफी आसान है, हम लोग बिना जाने ही स्टैक मेमोरी में सब कुछ कर रहे थे। वो जो हम लोग पॉइंटर बना से कि मेमोरी में जा रहा है, पॉइंटर का ये साइज बन रहा है, ये सब स्टैक मेमोरी में था। हीप मेमोरी आपको हीप मेमोरी एक्सेस करने के लिए अलग से फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सी का अलग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।